अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ेब खानज़ादा। आपसे थोड़ी देर पहले अपनी टीवी स्क्रीन पर आपने जो देखा है वो आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। चेस करते हुए पहली दफ़ा 200 रन बने हैं। वो 200 रन मैक्सवेल ने बनाए हैं। 98 रन पे 7 आउट थे, मगर उसके बाद चांस मिलता है और अकेले सिंगल हैंडेडली इंजर्ड मैक्सवेल जितवा देते हैं ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान के खिलाफ। एक ऐसी इनिंग्स जो आज से पहले वनडे क्रिकेट की तारीख में पहले नहीं देखी गई थी। एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त इनिंग्स, अकेले खड़े रहे, भाग नहीं पा रहे थे, ज़ख्मी थे और ऑस्ट्रेलिया को अफगानिस्तान के खिलाफ जितवाने में कामयाब हुए। अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा चांस बन रहा था कि कन्विंसिंगली जीतेगा, बड़े रन रेट से जीतेगा, रन रेट इंप्रूव हो जाएगा, जिसकी वजह से सेमीफाइनल में जाने का चांस जो है वो रोशन हो जाएगा, जो अब भी है, मगर मुश्किल ज़रूर नज़र आता है। साउथ अफ्रीका को हराना है, अफगानिस्तान ने बड़े मार्जिन से हराना है। सिक्कू भाई, रज़ाक भाई दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सिक्कू भाई, हुआ नहीं कि जियो के ऑफिस में मैच पाकिस्तान का ना हो, मगर इतनी तालियां बज रही हो, लोग जुड़े हुए हों स्क्रीन के साथ और नज़र आ रहा हो कि कितना इंटरेस्ट है ऑस्ट्रेलिया से की जीत के लिए। पता नहीं वो इंटरेस्ट था या सिर्फ मैक्सवेल के लिए इंटरेस्ट था कि किसी भी तरीके से ये जीत तक पहुंचाए। बैड लक फॉर अफगानिस्तान, मगर क्या इनिंग्स थी, क्या देखा आज हमने? शाहज़ेब, मैं इस वक्त जिम में हूँ और आप यकीन करो कि उसके आखिरी में जो यहाँ पे नारे लगे हैं, शोर उठा है, आपको अनबिलीवेबल। और क्या इनिंग खेला है वो शख्स के, मतलब है कि जितनी भी तारीफ की जाए कम है। अफगानिस्तान की टीम को मैं पहले कह रहा था कि ये बहुत खतरनाक टीम है, ये कभी भी कुछ कर सकती है और उसने पैर अड़ा दिए थे। मगर व्हाट अ इनिंग बाय मैक्सवेल। और आप यकीन करें, अब इतनी जोर की तालियां और हमारे जिम में बजी हैं, इतना शोर उठा है कि हैरान कुन था। खैर एनीवे, उसकी वजह भी यह है कि देखें, जो पाकिस्तान के लोगों की कुदरत का निज़ाम जो चल रहा है वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है। लोगों की दुआएं बहुत काम आ रही है। मुझे तो लगता है कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में बारिश ही ना हो जाए और दोनों के एक एक पॉइंट हो जाए तो पाकिस्तान के लिए मैदान बिल्कुल साफ हो जाएगा कि 2 मैच के लिए। मगर अभी भी अफगानिस्तान का एक और मैच है जो कि शायद उन्होंने खेलना है 10 तारीख को। 9 को उनका है तो 10 तारीख को वो खेलेंगे साउथ अफ्रीका से, तो उसका भी हमने इंतजार है। अभी और उनके पास चांस है भी हमारा, क्योंकि बिल्कुल आखिर में होगा तो हमें पता होगा कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड का क्या रिजल्ट आता है। जाहिर है अगर बहुत कन्विंसिंगली हरा दिया न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को तो हमें बहुत बड़े मार्जिन से हराना शायद इंग्लैंड को वो मुश्किल हो जाए। बट रज़ाक भाई, अब बड़ी बड़ी इनिंग्स हमने देखी हैं, आपने जाहिर खेला है तो बहुत कुछ देखा है। एक तो आपकी साउथ अफ्रीका के साथ ज़बरदस्त इनिंग है जिसमें आपने 9 खिलाड़ी आउट होने के बावजूद सेंचुरी मार के जिताया था, मगर ये आज हमने क्या देखा है? आज से पहले 200 रन चेस करते हुए बने नहीं, पहली दफ़ा बने और इस तरह बने कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। क्या कहिएगा? डेफिनेटली देखें, ये बहुत बड़ा मैच था और वर्ल्ड कप का स्पेशली मैच होना ये सबसे बड़ी चीज़ है। और ठीक है, मैंने भी साउथ अफ्रीका इनिंग्स खेली थी, पर वो एक सीरीज का मैच था, उसको आप इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा मैच है। क्योंकि ये वर्ल्ड कप का मैच और अफगानिस्तान के साथ और 7 आउट हुए हो और 200 रन की पार्टनरशिप लग जाए तो ये मैं समझता हूँ हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच इसको कहूँगा। और हमने सुना हुआ कि कैचेस विन द मैचेस, और आज हमें फिर पता चल गया कि ये जो कैचेस हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपकी बॉलिंग अच्छी हो, बैटिंग अच्छी हो, अगर आप कैच छोड़ देते हैं तो आप मैच नहीं जीत सकते। तो यही नज़र आया। और फिर जिस तरह की इनिंग्स मैक्सवेल ने खेली है और जितने अच्छी इसने मिडल किए हैं, जितने छक्के चौके मारे हैं और विद कॉन्फिडेंस और क्रैम्प भी आ रहे थे, तो मैं समझता हूँ वर्ल्ड कप का ये सबसे बड़ा हिस्ट्री का मैच। और सिक्कू भाई, आखिर तक जाहिर एक होता है कि आपकी इंजरी हो गई है, फिर भी जो गेम का सेंस था वो अपनी जगह पर मौजूद था। कप्तान आपके साथ क्रीज पर हैं, आखिर तक जो है वो मैच को कैरी करना, भाग नहीं पा रहे थे, मगर फिर अचानक जब अफगानिस्तान नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था तो सिंगल ले लिया। आपको लगता है पूरे गेम सेंस के साथ इंजर्ड होने के बावजूद एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट परफॉर्मेंस दी है? देखिए, उसने जो पार्टनरशिप लगाई है उसके कमिंग्स के साथ वो 202 रन की लगाई है। 91 पे 7th विकेट गिरी थी और उसके बाद उन्होंने 202 रन की जैसे कहते हैं अनब्रोकन पार्टनरशिप है ये। इससे बड़ी इनिंग, इससे अमेजिंग इनिंग मेरे ख्याल से मैंने अभी करंटली नहीं देखी और ना ही मुझे याद आ रही है कि इतनी ज़बरदस्त इनिंग।
और आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि उसको जो क्रैम्प्स पड़ गए थे वो ज़मीन पे लेट गया था, मगर उसके बावजूद तो जिस तरह उसने खेला है, अब देखते हैं कि हमारे यहाँ तो फ़खर आज़म ने जो इनिंग खेली थी तो 10 लाख रुपए इनाम दे दिया था कि ऑस्ट्रेलिया भी इनको कोई इनाम देता है या प्रोफेशनली उनको कहता है कि दिस इज़ योर जॉब, यू हैव डन इट, जो उनकी काम है। मगर व्हाट अ इनिंग सर। मैं ख्याल आप जितनी भी इसकी तारीफ करें, मैं समझता हूँ कि मैंने मॉडर्न डे क्रिकेट में ऐसी इनिंग नहीं देखी। बिल्कुल, और ज़ाहिर फ़खर से तो मुझे वैसे उम्मीद हो रही थी उस दिन सिकू भाई के जो पहला चेस करते हुए डबल 100 बनेगा वो उस दिन बन जाता, बारिश हो गई और आज दूसरा होता फौरी तौर पर। ज़ाहिर है ये बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स है। रज़ाक भाई, चांस लग रहा है आपको कि पाकिस्तान पहुंचाएगा और उसी सूरत में पहुंचेगा अगर बारिश की वजह से मैच ना हो सका न्यूजीलैंड श्रीलंका का, क्योंकि अदरवाइज अभी जो सूरत हाल है कोई 130 रन से हराना है हमें इंग्लैंड को, और अगर श्रीलंका को ज़्यादा बड़े रन से मार्जिन से हरा दिया न्यूजीलैंड ने फिर तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। देखें, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। अगर 200 रन की पार्टनरशिप लग सकती है तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। अब हम ये नहीं कह सकते कि जी के पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करेगा, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, क्योंकि अब ये ना एक्साइटमेंट काफ़ी बढ़ गई है। और देखें, वर्ल्ड कप का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैचेस ऐसे हों, और जिस तरह का मैच आज खेला गया है, मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान को एक और एक्सपीरियंस हासिल हुआ है कि ये जो क्रिकेट टीम है तभी बनती है जब आपकी बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग सारी की सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन। अच्छा, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 3 माह बाद मुल्क भर में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और अभी से ही सियासी जमातों की तरफ से सियासी इत्तेहाद बनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और तहरीक इंसाफ जो अवाम में तो मकबूल है, लेकिन फील्ड में उसकी कमज़ोर पोजीशन की वजह से तमाम सियासी जमातों ने इमरान खान के वोट बैंक पर गहरी नज़र रखी हुई है, साथ साथ अगले इलेक्शन पर भी नजर रखी हुई है। और पीपल्स पार्टी जिसकी जड़ें इस वक्त सिंध में मजबूत हैं और वो पीटीआई की अदम मौजूदगी में कराची से भी ज़्यादा नशिस्तें हासिल करना चाहती है, मगर एमक्यूएम कराची में 2013 वाली नशिस्तें वापस जीतना चाहती है, जिसकी अक्सरियत 2018 में तहरीक इंसाफ ले गई थी। इस वक्त एक तरफ पीपल्स पार्टी की पंजाब क़यादत अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद का इंदिया दे रही है, तो दूसरी तरफ सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ सियासी इत्तेहाद तेजी से उभर रहा है। जहां जेयूआई और जीडीए सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाने जा रही हैं, तो वहीं सिंध के शहरी इलाकों में नून लीग और एमक्यूएम ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है और मुश्तरका तौर पर इंतखाबात लड़ने का फैसला कर लिया है। आज एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। और मुलाकात के बाद नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने ऐलान किया कि नून लीग और एमक्यूएम के दरमियान ये तय पाया है कि 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लिया जाएगा और दीगर जमातों से भी इस हवाले से बात होगी। जबकि मुस्तफ़ा कमाल ने दावा किया कि एमक्यूएम इस इलेक्शन में 2013 की पोजीशन में वापस जाएगी और नून लीग के साथ काम करेगी। आज मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के माबैन ये तय पाया है, हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। अभी जैसे कि बशीर मेमन साहब ने कहा है, बाकी सियासी जमातें जो हैं, अभी चूँकि सिंध स्पेसिफिक बात हो रही है, उनसे भी हमारे रवाबित हैं, बात होगी और इंशाल्लाह चंद दिन में आपको जैसे उन्होंने कहा अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। हम ग्राउंड पे मौजूद हैं। हम 2013 की पोजीशन पे इंशाल्लाह ताला अपने मैंडेट पे वापस जाएंगे। 2013 में कराची में 20 सीटों में से 17 सीटें एमक्यूएम ने जीती थी। हम उस पे वापस जाएंगे और पाकिस्तान को चलाने बनाने के लिए जो भी इक़दामात हैं पीएमएलएन के मियां साहब के, हमने ये तय किया है कि हम आपस में मिलकर पाकिस्तान के लोगों को इस मसाइल के दलदल से निकालने के लिए एक दूसरे की मदद करेंगे, मुश्तरका कोशिशें करेंगे। साथ ही आज एमक्यूएम और नून लीग की मुलाकात का एलामिया भी जारी हुआ है, जिसके मुताबिक दोनों जमातों ने इत्तफाक किया है कि पाकिस्तान के अवाम को मौजूदा मसाइल से निकालने और पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। और दोनों जमातों ने 6 रुकनी कमेटी कायम करने का फैसला किया है, जो सूबा सिंध बिलखुसूस उसके शहरी इलाकों के मसाइल के हल के लिए जामे चार्टर तैयार करेगी। और कमेटी दोनों जमातों के दरमियान इश्तराक के लिए क़यादत को हतमी तजावीज़ 10 दिन में पेश करेगी। अब अहम बात यह है कि जब से सिंध में नून लीग की हिमायत से एंटी पीपल्स पार्टी इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, तब से ये कयास राइयां भी हो रही हैं कि ऐसी सूरत में पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद भी हो सकता है। और पंजाब जो नून लीग का गढ़ है, वहां पीटीआई के साथ मुमकिन इत्तेहाद का इशारा खुद पीपल्स पार्टी के रहनुमा दे चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते पंजाब में पीपल्स पार्टी के कायम मकाम सदर राना फारूक सईद ने दावा किया था कि वो पंजाब में पीटीआई समेत दीगर जमातों के साथ इंतखाबी इत्तेहाद की तरफ बढ़ सकते हैं। और पीपल्स पार्टी ने यह दावा सिंध में उसके खिलाफ बनने वाले इत्तेहाद की खबरों के बाद किया था। और अब जब
बाकायदा तौर पर नून लीग MQM के साथ हाथ मिला चुकी है, तो देखना होगा कि पंजाब में PTI और पीपल्स पार्टी किसी इत्तेहाद की तरफ बढ़ेंगी या नहीं। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि इस वक्त जो सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बन रहा है, उससे पीपल्स पार्टी को क्या फर्क पड़ेगा और नून लीग को इसके बदले में क्या मिल सकता है, और नून लीग से इंतखाबी इत्तेहाद आखिर MQM को क्या दे सकता है, या फिर MQM से इंतखाबी इत्तेहाद नून लीग को क्या दे सकता है। क्योंकि पंजाब में तो MQM का कोई वोट बैंक नहीं है, और कराची में 2018 में जब MQM हारी थी तो उसकी जगह तहरीक इंसाफ जीती थी, और इस हद तक जीती थी कि 2013 में कराची से कौमी असम्बली की 1 सीट जीतने वाली तहरीक इंसाफ 2018 में 14 सीटें जीत गई थी, और 2013 में कराची से कौमी असम्बली की 17 सीटें जीतने वाली MQM 2018 में सिर्फ 6 सीटें जीत पाई थी। और यहां तक कि सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर भी तहरीक इंसाफ का था, क्योंकि 2018 में तहरीक इंसाफ की 30 सूबाई असेंबली की नशिस्तें थी और MQM की महज सूबे में 21 सीटें रह गई थी। हालांकि 2013 में सिंध असेंबली में MQM की 50 और तहरीक इंसाफ की 4 नशिस्तें थी, और 2013 से 2018 के सफर में जहां MQM की जगह तहरीक इंसाफ कराची में ऊपर आई, वहीं नून लीग को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। 2013 में नून लीग ने कराची में कौमी असेंबली की 1 सीट जीती थी, मगर 2018 में वो कराची से कौमी असेंबली की कोई 1 सीट भी नहीं जीत पाई थी। 2013 में नून लीग के पास सिंध असेंबली की 7 नशिस्तें थी, मगर 2018 में नून लीग का एक भी MPA सिंध असेंबली में नहीं था। और दिलचस्प बात यह है कि रवा साल जनवरी में जब बल्दियाती इंतखाबात हुए तो MQM ने उसका बॉयकॉट किया, और तहरीक इंसाफ इस बल्दियाती इंतखाबात में सिर्फ 43 नशिस्तें ले पाई। मगर इस सूरत में नून लीग कराची की नुमाइंदा जमात के तौर पर ऊपर नहीं आई और उसने सिर्फ 8 नशिस्तें हासिल की, और PTI की जगह कराची के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने 104 और जमात इस्लामी ने 87 नशिस्तें हासिल की। यानी नून लीग गुज़िश्ता 3 इंतखाबात में बल्दियाती, सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात में कराची के अवाम की चॉइस नहीं रही है, तो फिर MQM से इत्तेहाद से नून लीग को क्या फ़ायदा होगा और नून लीग से इत्तेहाद से MQM को क्या फ़ायदा होगा। साथ ही जमात इस्लामी जो बल्दियाती इंतखाबात में MQM की अदम मौजूदगी में एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर सामने आई थी, वो इस इत्तेहाद को कैसे देख रही है, पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है। हमारे साथ MQM से सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं, और उसके बाद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और जमात इस्लामी के अमीर कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब आपसे बात हो जाए, जो नंबर्स हैं वो ये नहीं जस्टिफाई कर रहे कि इस इत्तेहाद का आपको क्या फ़ायदा होगा या फिर नून लीग को क्या फ़ायदा होगा। नून लीग की पिछले 3 इंतखाबात में कोई प्रेजेंस नहीं रही है, जब आपकी प्रेजेंस कम हुई है तो तहरीक इंसाफ को मिली है, बल्दियाती में आपने बॉयकॉट किया है तो जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी ने फ़ायदा उठाया है। क्या मंतक है इंतखाबी तौर पर इस इत्तेहाद की? देखिए शाहजेब साहब, हमारा ये मानना है कि पाकिस्तान में अब जो एब्सोलूट मेजॉरिटी किसी के पास नहीं आने वाली, और तमाम जिसको भी वज़ीर जो भी पंजाब जीतेगा और वो इतने नंबर उसके पास आएंगे कि उसको फिर दूसरी पार्टी से इल्हाक और इत्तेहाद करना पड़ेगा। हम समझते हैं कि आज जो MQM है वो ज़्यादा मजबूत है पहले से, और हम अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कराची में आज पहले 2013 में 20 सीटें थी, आज 22 सीटें, और हम उसी तरह के परसेंटेज उठाएंगे इंशाअल्लाह ताला कराची की सीटों से। और जिस तरह से लोगों का रुझान नज़र आ रहा है, हमें इस वाली बात में इस इत्तेहाद का की ये मंतक भी हो सकती है कि देखिए हम विक्टिम है पीपल्स पार्टी के 15 सालों की गवर्नेंस का, जहाँ पर वो सब कुछ उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, और वो एटीट्यूड अपना चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी पावर, अपनी पुलिस, अपने पैसे से वो कब्जा करना चाहते हैं, वो दिलों पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने इतनी बैड गवर्नेंस की है, इतने पैसे कमाए हैं कि वो इंतखाब लड़ना नहीं, इंतखाब खरीदना चाहते हैं। तो हमारा हम वफाक की पार्टीज़ के साथ हम बात कर रहे हैं, PMLN के साथ जो है वो हमारा जो इस वक्त लास्ट आखिरी गवर्नमेंट का जो तजुर्बा है उसमें एक अगर मैं आपको मिसाल दूं, जो है मरदमशुमारी पे पीपल्स पार्टी के न्यूमरेटर्स ने, DCs ने 7 अप्रैल को 1,30,00,000 पर कराची की आबादी को लॉक कर दिया था कि इससे ज़्यादा आबादी नहीं है। अगर हम फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं होते और शहबाज शरीफ हमें एक्सेस नहीं देते और डेट्स नहीं बढ़ाते हमारे कहने पर, सबूत और शवाहिद दिखाने के बाद, और एहसान इकबाल हमसे मीटिंग्स नहीं करते, और तो ये आबादी 23 जुलाई को 2,03,00,000 पर जाकर क्लोज हुई है। 73 लाख लोग डेट खत्म होने के बाद ऐड हुए हैं जो लापता बाजियाब हुए हैं। तो ये एक हमारा एक खुशगवार एक तजुर्बा है। मगर ये तो खुशगवार है, अब पोस्ट इलेक्शन इत्तेहाद की सूरत में तो ये बात समझ में आती है, बट आपने एक प्री इलेक्शन इत्तेहाद किया है। प्री इलेक्शन इत्तेहाद की सूरत में अगर आप ये कह रहे हैं कि आप 20 में से 17 सीटें जीतेंगे, यानी कि आप क्या तहरीक इंसाफ को सिर्फ 1 सीट दे रहे हैं, और जब 1 सीट दे रहे हैं तो क्या तहरीक इंसाफ का वोटर आपकी तरफ आएगा? अगर आपकी तरफ आएगा तो वो नून लीग के साथ इत्तेहाद की सूरत में कैसे आएगा? वो तो एंटी नवाज वोटर भी है।
देखिए, कराची में हम अपने कामों पे हम किसी पार्टी से इत्तेहाद की सूरत में तो कराची में हम अपनी इसको बेस नहीं बना रहे। हम एक ओवरऑल जो नेशनल जो एक कैनवस होगा, हम बहुत सारी आईनी तरमीम चाहते हैं जो कि जिसमें इख्तियारात और वसाइल जो डोर स्टेप्स पर आएँ, उसमें यकीनन हमें जो पाकिस्तान की बड़ी पार्टीज़ की ज़रूरत है। ये इत्तेहाद जो किसी इस वाली बात पर कहीं पर भी नहीं है, या इस वाली बात की गुफ्तगू कहीं नहीं है कि भाई हमें कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी जब हुकूमत बनेगी या कौन से शोबे मिलेंगे। ये बात इस वाली बात पे कि हम लोगों के तक इख्तियारात और वसाइल कैसे पहुंचाएं और कैसे लोगों को इस दलदल से निकाला जाए जो कि वो पिस गए हैं, तबाह बर्बाद हो गए। सारी गुफ्तगू इस दायरे में है। पोस्ट इलेक्शन ही इत्तेहाद है ना, प्री इलेक्शन इत्तेहाद तो नहीं है, क्योंकि आपको नून लीग कोई फायदा नहीं दे सकती कराची में या सिंध के दीगर शहरी इलाकों में, और आप नून लीग को कोई फायदा नहीं दे सकते। तो ये इसेंशियली पोस्ट इलेक्शन इत्तेहाद ही है। देखिए, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग जीडीए से भी है और नून लीग यकीनन जो है सिंध में कराची से सिंध तक अपनी जो है वो कैंपेन शुरू करेगी। कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास, नवाबशाह के अलावा पूरे सिंध में हमारे पास ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर हमारे कुछ वोट्स हैं, 10,000, 15,000, 5,000, 7,000 वोट्स हैं। अगर ये मोमेंटम बनता है और कहीं जो है वो अच्छे कैंडिडेट्स आते हैं, एंटी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स आते हैं, तो हमारे वोट इस काबिल हैं कि अगर वो हम नहीं जीत सकते तो हम लोगों को जितवा सकते हैं, पार्टीज को जितवा सकते हैं। फिर अगर अभी से हम कोई एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनाएं कि हम इश्यूज के हवाले से अपना कोई बयानिया बनाएं कि उसमें भले हम अभी एक दूसरे की मदद ना करें, लेकिन हमारा कम से कम बयानिया एक हो। इसी बात के लिए एक 10 दिनों का एक टाइम दिया गया है कि 3-3 लोगों की उस तरफ से और हमारी तरफ से कमेटीज बन रही हैं, प्रपोज हो गई हैं। वो 10 दिनों में इन तमाम जो निटी-ग्रिटीज जिस पे हम ये बात कर रहे हैं, इसके ऊपर एक पेपर बना लेंगे कि हमने किस रोड मैप के तहत हमें आगे बढ़ना है। इस बात का एक और मुस्तफा साहब, आप जब कहते हैं आज आपने कहा कि 20 में से 17 सीटें आप लोग जीतेंगे, और आपने अभी कहा कि एमकेएम पहले से ज्यादा मजबूत है। अगर 2018 के बाद देखा जाए तो अगर पीटीआई एक हुकूमत में होते हुए बल्दिया में सीट हारी तो वो पीपल्स पार्टी जीत गई, और आप दूसरे नंबर पर भी नहीं आए थे, नून लीग दूसरे नंबर पर आई थी। जब हुकूमत चली गई, इमरान खान साहब ने बाई इलेक्शन सारे खुद लड़ने का फैसला किया, तो वो एक ही सीट हारे, वो भी कराची में पीपल्स पार्टी से हारे, आप उन्हें भी नहीं हरा पाए। बाई इलेक्शन जब होता है तो आप डेप्टी इकबाल साहब की सीट जीत पाए, उसमें भी पीटीआई ने बॉयकॉट किया था, 62 वोट से जीत पाए। तो कैसे आप लोग ज्यादा मजबूत हैं? कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है आप लोगों की? बल्दियाती का बॉयकॉट कर दिया था आपने। देखिए, एक साल जब से ये मर्जर हुआ है पीएसपी और एमक्यूएम का, और कारकुनों में और लोगों में एक एहतमाद और नई एक फ़ज़ा क्रिएट हुई है, और एक उसके बाद हमने बहुत सारे हमने पब्लिक गैदरिंग्स की है, हम रोज़ाना रोड पर हैं, ग्राउंड पर हैं, और लोगों का जिस तरह से रेस्पॉन्स आ रहा है, जिस तरह से लोग शामिल हो रहे हैं हर दिन के गुजरने के साथ, तो ये जो आप जिन एपिसोड्स का और इंसिडेंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। लेकिन उससे ये मर्जर से पहले और फौरन मर्जर के एक आध महीने तक की बात थी, लेकिन एक साल में हमने बहुत गेन किया है। इस एक सालों में हमने बहुत गेन किया, और जिस कोई और पार्टी दूसरी ऐसी नहीं है जिसने अपनी लेगेसी छोड़ी हो काम की हमारे अलावा। आखिरी काम इस शहर में हमारे ही हाथों से हुआ था, जब ये शहर दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन हमारी गलतियाँ होंगी। हम नहीं कह रहे कि हम सबसे अच्छे लोग हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि इन सारे बुरों में हम सबसे कम बुरे हैं, और हम अपनी बुराइयों को रोजाना कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। मगर इलेक्शन से पहले दावे किए जाते हैं, जो आप भी कर रहे हैं, मगर मसला ये है कि जब आप 20 में से 17 सीटें कहते हैं आप लेंगे, तो आप जमात इस्लामी जिसने बल्दियाती इंतखाबात में इतना परफॉर्म किया, आप उन्हें कोई सीट नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी जो दावेदार है कि हम 2018 के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म करेंगे, आप उन्हें 2013 वाली सीट दे रहे हैं, और तहरीक इंसाफ को कोई सीट नहीं दे रहे हैं। ये अब नून लीग तो ये गारंटी नहीं दे सकती, आपको किसी और ने दी है? हमें किसी ने नहीं दिया, हमें अवाम ये गारंटी दे रही है। जमात इस्लामी की आप बात कर रहे हैं, जमात इस्लामी को हमने हमारे बॉयकॉट की वजह से उनको खैरात में ये सीटें मिली हैं। आप उनके नंबर उठा रहे हैं वोटों के, उनके 4 लाख वोट हैं। जब 2015 में इलेक्शन हुए थे, कराची की आबादी 98 लाख थी, जमात इस्लामी के 2.5 लाख वोट थे। अब कराची की आबादी 2023 में 1 करोड़ 60 लाख है, तो जमात इस्लामी की 4 लाख वोट हैं। तो जमात इस्लामी का तो वोट बढ़ा ही नहीं। जमात इस्लामी जहाँ से, वो तो एमक्यूएम नहीं थी, जहाँ से
से एमक्यूएम 30,000 पर एक यूसी निकालती है, वहां से जमात इस्लामी 700 पे, 800 पे, 1200 पे यूसीज जीती हैं। जिस दिन एमक्यूएम आ जाएगी जमात इस्लामी के पास ये सीटें नहीं रहेंगी, तो जमात इस्लामी तो नहीं ले सकती कोई जगह। जमात इस्लामी का कोई नहीं है, उसको लोगों ने वोट नहीं दिया, हमारी गैर मौजूदगी में उसको वोट नहीं दिया। पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में कुछ ऐसा किया नहीं कि उसको उसके ट्रेडिशनल कुछ इलाकों से वोट मिल जाए तो मिल जाए। पीटीआई, मैं नहीं समझता कि ये वाली पीटीआई, 2018 में भी पीटीआई को 14 सीटें जीते नहीं थे। वो तो जाकर सो गए थे, उनको सुबह उठाकर कहा गया कि भाई आप जो है वो एमएनए बन गए, मुबारक हो आपको। मैं समझता हूँ वो माहौल आज नहीं है। तो हमें लोगों के रिएक्शंस, लोगों का जो जेस्चर है, लोग जिस तरह से हमारे पास आ रहे हैं, अभी हम टाउनों के जलसे कर रहे हैं और वो जलसे शहर के जलसों से बढ़े, तो इस बिना पर हम समझते हैं और अपने काम की बिना पर समझते हैं कि आखिरी। जब आप 2018 की एग्जाम्पल दे रहे हैं वो दुरुस्त है कि बहुत सारी ऐसी मिसालें सामने आती हैं कि 2018 में कराची में भी मुतादिद कॉन्स्टिट्यूंसीज में ज़बरदस्ती जितवाया गया तहरीक इंसाफ को। मगर जब आप 2013 की मिसाल देते हैं कि आपने 17 सीटें उसी तरह जीतनी है, तो 2013 में भी कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज की मिसालें हैं जिसमें एमक्यूएम हार रही थी मगर आप लोग ज़बरदस्ती जीते थे, जिसके ऊपर प्रोटेस्ट भी हुआ था। तो फिर उसी तरह जीतेंगे या फेयर एंड स्क्वायर जीतेंगे? नहीं, 2017 में 13 में इस तरह की चीज़ कोई नहीं हुई थी शाहजेब भाई कि आरटीए सिस्टम बंद करके कोई एमक्यूएम ने कोई सीट उठाई हो। कोई वो छोटी मोटी जो है वो उठा पटक मारा मारी इलेक्शन का हिस्सा है, एहतजाज और सारी चीज़ें इलेक्शन का हिस्सा है। और वो तो हम भी जाकर बैठ गए थे, हम भी उस रिजल्ट को नहीं मान रहे थे 3 दिनों तक। हमारे भी उस वक्त के कायदे तहरीक ने कहा था कि भाई जाकर जो है इलेक्शन कमीशन के आगे बैठ जाओ। 17 सीटें जीतने के बाद हम भी जाकर बैठ गए थे। तो मैं नहीं समझता कि 2013 का कोई कंपैरिजन है। देखिए 2005 से 2010 का जो हमारी निज़ामत का काम है वो 2013 में डाइल्यूट नहीं हुआ था और आज भी डाइल्यूट नहीं हुआ है। आखिरी काम वही है, लोग इसको याद रखते हैं और हम इसे दोबारा उससे बेहतर करेंगे। आपकी जो अपनी कारकर्दगी रही उससे तो कोई इनकार नहीं है, जो आपने बतौर मेयर कराची में परफॉर्म किया था। बट ये तो 20 में से 17 है, ये बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे होने के बावजूद आप कह रहे हैं? जी इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर जो है वो जो हालात हैं, देखें कराची की डायनामिक्स, कराची में एक शहर में 25 शहर रहते हैं, हर इलाके की डायनामिक्स अलग है। ये कोई वो नहीं है, हर इलाका डिफेंस का इलाका या क्लिफ्टन का इलाका नहीं है कराची में ना। तो हम चूँकि ग्राउंड पे और इंशाअल्लाह ताला डिफेंस क्लिफ्टन के लोगों को भी जो है समझ आई है और वो जो जिस तरह के हालात हो गए सब एक्सपोज हो गया सारा। और इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम जो है वो अपनी लॉस्ट ग्लोरीज जो है वो वापस लेगी। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी सीटें बहाल करेंगे। बहुत शुक्रिया। इस सारी सूरत हाल को पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी कैसे देख रही हैं? क्या वो किसी से इत्तेहाद करेंगी? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मेयर कराची मुर्ज़वाब साहब मौजूद हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी से अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पूरे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 के मुकाबले में 2013 में ज़्यादा सीटें ली, फिर 2013 के मुकाबले में 2018 में ज़्यादा सीटें ली। मगर अब आपकी अभी कुछ दिन पहले तक की इत्तेहादी आज एमक्यूएम से इत्तेहाद करती है। एमक्यूएम क्लेम करती है कि हमने 2013 में जो 20 में से 17 सीटें ली थी उतनी सीटें लेंगे कराची में। साथ ही अब जीडीए के साथ और दीगर जमातों के साथ कराची के अलावा सिंध के दीगर शहरों में भी इत्तेहाद होता है। पीपल्स पार्टी एक चैलेंज महसूस कर रही है कि अगली हुकूमत आसानी से बनाना या फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाना इतना आसान नहीं होगा। देखिए शाहजेब, हर सियासी जमात को ये हक हासिल है कि वो अपनी सियासी सफबंदी करे और प्री इलेक्टोरल अलायंस भी होता है, पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस भी होता है। तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। इस तरह के माजी में बड़े इत्तेहाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बने हैं, लेकिन आपने खुद देख लिया कि अगर आप 2002 से लेके 2018 तक के इंतखाबात का मवाजना करें, बतदरीज पीपल्स पार्टी के वोटों में भी इजाफा हुआ है और हमारी सीटों में भी इजाफा हुआ है। हम अर्बन सेंटर से भी कामयाब हो रहे हैं, हम रूरल सेंटर्स से भी कामयाब हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर रेडी, वी आर प्रिपेयर्ड। हम तो आज भी कहते हैं इलेक्शन कराएं। शायद हमारे मुखालिफ ज़ाहिरी तौर पर तैयार नजर नहीं आते, लेकिन हम तो बिल्कुल क्लियर हैं कि इलेक्शन आज कराइए, हम तैयार हैं। जो हमारा मुखालिफ होगा उसका इंशाल्लाह सामना करेंगे और एक अच्छी तहजीब के साथ करेंगे। हम बदतमीजी की सियासत और सिंध में और सिंध के अंदर शहरी इलाकों में कराची में सोलो ही जा रही होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या फिर अगर दूसरी जमातें मिल रही हैं तो आप तहरीक इंसाफ के साथ, जिनके लिए वैसे इलेक्शन की कैंपेन करना कंटेस्ट करना मुश्किल नजर आ रहा है, या जमात इस्लामी के साथ किसी के साथ आप करीब जा सकते हैं?
शादी ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि जो लोग माजी में अपने आप को कराची के चैंपियन कहते थे और एक उनकी पावर ज़ाहिरी तौर पर नजर आती थी, और पीपल्स पार्टी बार बार ये कहती रही है कि अब उनकी वो पावर नहीं रही, वो स्ट्रेंथ नहीं रही। ये तारीख में पहली बार होगा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट या हक परस्त जो है वो इत्तेहाद करने जा रही है। हमेशा उन्होंने अपने बलबूते पर इलेक्शन लड़ा, यानी कि वो हमारी इस बात की तायीद कर रहे हैं कि एमक्यूएम की अब वो स्ट्रेंथ नहीं है। सिमिलरली नून लीग के भी जो पॉकेट्स कराची में थे, वहां पर माजी में उन्होंने भी अकेले इलेक्शन लड़े, वो भी एमक्यूएम की तरफ साथ बैठ रहे हैं। दैट मीन दोनों सियासी जमातें इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि शायद वो खुद पीपल्स पार्टी का अकेले मुकाबला नहीं कर सकते और इसलिए साथ होने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, हम सामना करेंगे। कराची में इज इट पीपल्स पार्टी या पीटीआई? कि पीटीआई बहुत बड़ा शेयर ले गई थी एमक्यूएम से, एमक्यूएम वो वापस चाहती है, इसलिए ये सारे मामलात हो रहे हैं, या पीपल्स पार्टी है जो आप कह रहे हैं कि चैलेंज आपका कराची में आप क्या टारगेट कर रहे हैं? देखें शादेब साहब, मैं अगर कराची की इस वक्त पॉलिटिक्स को देखूं तो मैं समझता हूं पीपल्स पार्टी के अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का वोट बैंक भी है, जमात इस्लामी का भी है, कहीं कहीं पीटीआई का भी है। ये 4 मेजर मेरे ख्याल में कंटेंडर्स हैं कराची की 22 कौमी असेंबली की नशिस्तों के, और मैं ये समझता हूं कि उसके अंदर जो हमारे पॉकेट एरियाज हैं वहां पे हमारी स्ट्रेंथ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, हमने परफॉर्म किया, हमने डिलीवर किया है। और हालिया बल्दियाती इंतखाबात में लोगों को नजर आया कि मलीर के तीनों टाउन्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्वीप किए, जिसकी 3 कौमी असेंबली की नशिस्तें बनती हैं, 5 प्रोविंशियल असेंबली की बल्कि 6 प्रोविंशियल असेंबली की नशिस्तें बन रही है। हमने लियारी को स्वीप किया जो कि एक कौमी असेंबली की सीट बनती है, और 3 सूबाई असेंबली की सीटें वहां पर बन रही हैं। हमने जो जिला किमाड़ी है उसको स्वीप किया, उसके अंदर जो तीनों टाउन्स हैं उसके अंदर हम कामयाब हुए, उसकी 2 कौमी असेंबली की नशिस्तें बनती हैं, 5 सूबाई असेंबली की बनती हैं। सिमिलरली वेस्ट के अंदर हमने कामयाबी हासिल की, ईस्ट में कुछ एरियाज में हमने हासिल की, और हमने कुछ कामयाबी कोरंगी में भी हासिल की। तो मैं समझता हूं कि जो मारूजी हालात हैं इस वक्त कराची के, जो सियासी जमात डिलीवर करती है, जो डेवलपमेंट का एजेंडा लेके आएगी, जो बेहतरी का एजेंडा लेके आएगी, कराची वाले उसकी तरफ देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा वेल इक्विप्ड अगर सियासी जमात इस वक्त कराची शहर में है तो वो पाकिस्तान की। वैसे मगर ज़रा एमक्यूएम भी यही पिच कर रही है ना कि जब हम नून लीग के साथ मिलेंगे और हुकूमत आएगी तो हम कराची के लिए डेवलपमेंट में डिलीवर कर सकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस तरीके से 15 साल में नहीं किया। कैसे करेंगे शाहजेब? मैं सवाल पूछता हूँ, कैसे करेंगे? कराची में ग्रीन लाइन बनी है, वो नून लीग नहीं बनाई ना। नहीं, एक मिनट, कराची का मेयर उनका नहीं है, कराची की लोकल गवर्नमेंट में इस वक्त वो मौजूद नहीं है। क्या आप मुझे कह रहे हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और नून लीग मिलके हमारे खिलाफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएंगे? ये दोनों सियासी जमातें मिलके और लोगों को भी जोड़ लें, इनके पास सिंध की 130 नशिस्तों के ऊपर उम्मीदवार नहीं होंगे। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि सिंध में ना हुकूमत में आपको कोई चैलेंज नजर नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं हम ही बनाएंगे, फिर मेयर भी हमारा होगा, तो वो कैसे डिलीवर कर पाएंगे? मगर मैं कह रहा हूँ आप कोई सीट एडजस्टमेंट का सोच रहे हैं जमात इस्लामी के साथ या फिर तहरीक इंसाफ के साथ इस मुकाबला करने के लिए या नहीं? सॉरी, आप किसी सीट एडजस्टमेंट का सोच रहे हैं जमात इस्लामी या तहरीक इंसाफ के साथ, या बिल्कुल सोलो ही कराची में आप कंटेस्ट कर रहे होंगे? अभी तक इस तरह का कोई फैसला पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं हुआ, और जब फैसला होगा उस फैसले को शेयर कर लिया जाएगा। बट हम ये समझते हैं कि हमें इस वक्त जो मारूजी हालात हैं उसके अंदर हमें किसी इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं है। हमने सिंध के अंदर सिंध की आवाम का मुकदमा लड़ा है बार बार। मैं एमक्यूएम वालों से पूछता हूँ कि एमक्यूएम और जीडीए क्या उसके सेम मकासद हैं? क्या एमक्यूएम और नून लीग के सेम मकासद हैं? क्या एमक्यूएम मुतमईन थी जब वो नून लीग की शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत का वो हिस्सा बने थे? क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट मुतमईन थी कि 2013 से लेकर 2018 तक मुस्लिम लीग नून ने कराची के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम किया था? या पिछले 1.5 सालों में जब नून लीग की हुकूमत बनी थी, जिसके हम भी इत्तेहादी थे और एमक्यूएम भी इत्तेहादी थी, मैं सवाल पूछूंगा, K4 कराची का इतना बड़ा मसला है, क्या K4 के लिए जो वफाकी हुकूमत ने कमिट किए थे पैसे कि बजट में 125 अरब रुपए रखेंगे, क्या वो उन्होंने बजट में रखे? आप मुझे बताइए, सिंध के अंदर कोई डेवलपमेंट पैकेज उस बजट में अप्रूव कराया गया? कराची के अंदर MA जिन्ना रोड जो कि उस जमाने में SIDCL नून लीग ने स्टार्ट की थी, आज वो तबाही का शिकार है, वो नहीं बन पाई है। आज और मुर्तज़ा साहब, इस सारे के सारे सिनेरियो में क्या काम आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स माजी में कर चुके, मगर मेयर होने की हैसियत से आपको नजर आ रहा होगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है
तहरीक इंसाफ ही आप सबके लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज होगा अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर होगा कराची में? शाजिब, अभी 3 दिन पहले इलेक्शन हुए हैं, बल्ले ने इलेक्शन लड़ा हमारे खिलाफ, आपने देख लिया कि बल्ले का क्या हाल हुआ। तो मैं समझता हूं जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है, कराची वाले ऐसी सियासी जमात के साथ अलाइन करना चाहते हैं जो कि मसाइल को हल करे, कि इलेक्शन के बाद इख्तियारात का रोना ना रोए, ये ना कहे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता। ऐसी सियासी जमात हो जो उनके लिए मसाइल का निजात निकाल सके, ये ना हो कि मसाइल में इजाफा हो। मैं चाहूंगा मादी के स्टेटमेंट्स MQM के नून लीग के हवाले से उठा के देख लीजिए। क्या चौधरी निसार साहब के स्टेटमेंट नहीं देखे? वसीम अख्तर साहब के स्टेटमेंट नहीं देखे? आप अभी के बाहर थे। मुर्तज़ा साहब, आप अभी इतिहाद से निकले, आप लोग नून लीग के बारे में क्या कहते थे? ये तो आप लोगों की रीसेंट हिस्ट्री है और हो सकता है 2024 के इंतखाबात हो जाएं, दोबारा भाई भाई हो जाएं, तो ये तो आपकी सियासत जैसी रही है वैसी दूसरों की सियासत भी रही है। शायद पॉलिटिक्स में कोई चीज भी हो सकती है। प्री इलेक्टोरल लाइंस एक होता है, प्रिसाइजली। फिर आप क्यों कह रहे थे कि वो ऐसा कर रहे होते हैं और वैसे कह रहे होते हैं? वो क्या कहते थे? शादिब, डिफरेंस देखिए, प्री इलेक्टोरल अलायंस जो होता है, दैट मीन मैं अपने निशान पर नहीं जा रहा, मुझे इत्तेहादियों की जरूरत है। और पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस का मतलब ये होता है कि मैं अपने बलबूते पर जीत कर आया हूं और अब हुकूमत कायम करने के लिए मैं अपने साथ इत्तेहादी मिलाता हूं। हम माजी में MQM के साथ बैठे हैं, हम नून लीग के साथ भी बैठे हैं, लेकिन वो पोस्ट इलेक्टोरल अलायंस था, हमने कभी उनके साथ इलेक्शन में इत्तेहाद नहीं किया। बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हाफिज नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची, हमारे साथ मौजूद। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है आपकी बल्दियाती इंतखाबात में एक कारकर्दगी रही, मगर सब अपने अपने दावे कर रहे हैं। जमात इस्लामी का किसी से अलायंस का सोच रही है, सोलो जाएगी, क्या 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 सोच रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो जो बिल्कुल वाज़ेह बात है वो ये है कि हम अपने निशान, अपने परचम, अपने नाम के साथ इलेक्शन में जा रहे हैं। और हमारी मजमूई पॉलिसी भी ये है कि अगर लोकल कोई एडजस्टमेंट कहीं हो सकती है, किसी पार्टी से किसी एक शहर में किसी एक जगह बात हो सकती है, तो बिल्कुल करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ तक यहाँ का ताल्लुक़ है कराची का या हैदराबाद का, तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इस वक्त जो जितनी भी पार्टियाँ रूलिंग पार्टीज़ हैं, जिसमें MQM भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है, और रिजीम चेंज के मौके पर तो ये सब इत्तेहादी थे और इसी की एक्सटेंशन, उसी का इआदा आज इन्होंने किया भी है। तो वो तो जाहिर सी बात है कि ये एक दूसरे को सपोर्ट ही करेंगे, एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग ही बनाएंगे। और मुकाबला अगर कराची में किसी से है तो वो जमात इस्लामी है। और बल्दियाती इंतखाब के नतीजे में भी बात सामने आ गई थी और इस वक्त भी जो हम मगर इसमें एक हाफिज साहब, हमारी तैयारी भी है, हम काम भी कर रहे हैं। जब बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे उससे पहले एक सर्वे हुआ पिछले साल, और उस सर्वे में ये अवाम की जो पहली चॉइस थी मेयर के लिए वो आप थे। पल्स कंसल्टेंट का सर्वे था और उसमें था कि 51% जो अवाम है वो मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान को पहली पसंद उन्होंने करार दिया। मगर जब उसी अवाम से पूछा गया कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए आपकी पहली चॉइस क्या है, तो जमात इस्लामी नहीं थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। और जो मुख्तलिफ पिछले इलेक्शन रहे हैं सूबाई और कौमी असम्बली के, उसमें भी कराची में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है जमात इस्लामी ने, नहीं जीत पाई है सीटें। तो आप कैसे चॉइस होंगे इस दफ़ा? क्योंकि आप बतौर मेयर तो ज़रूर चॉइस थे, कौमी और सूबाई असम्बली के लिए नहीं थे, तहरीक इंसाफ ही थी उस वक्त। अच्छा, एक बात तो शाज़ेब ये है कि ठीक है, मेयर के लिए अलग से सवाल था और उसमें 51% लोगों ने कहा था, लेकिन जमात इस्लामी को आप वोट देंगे और किस पार्टी को वोट देंगे, जब ये सवाल हुआ था तो उसमें बल्दियात में लोगों ने 32% हमें कहा था और 28% हमें कहा था और 24% PTI को कहा था। और उन्हीं लोगों में से जब सवाल किया गया कि कौमी में किसको देंगे, तो 32% लोगों ने PTI कहा था और 23% लोगों ने जमात इस्लामी कहा था। MQM बहुत दूर थी और पीपल्स पार्टी के तो सर्टेन पॉकेट्स हैं, ज़ाहिर है उसके लिहाज से उसका एक नंबर बनता है। तो कहने का मकसद ये है कि जमात इस्लामी उसके बाद से मुसलसल इन है। और आप जानते हैं कि उस वक्त भी जब इंतखाब हुआ था तो ऐसा नहीं था कि कोई पॉलिटिकल राय लोगों की बदल जाती है नेशनल सिनेरियो से हटकर। देखिए, हमारा तो जो PTI थी वो पंजाब में क्लीन स्वीप कर रही थी, हर बाई इलेक्शन जीत रही थी। 15 जनवरी को इंतखाब हुआ था, 9 मई उस वक्त नहीं हुआ था, लेकिन उस वक्त जब इंतखाब हुआ तो मेन वो सीटें कि जहां पर हम लड़ रहे थे उसमें PTI हमसे सेकंड नंबर पर बहुत दूर थी बहुत सारी जगहों पर। इसके बावजूद ठीक है, हमने एक अच्छा मुकाबला किया और हम नंबर 1 पोजीशन पर आए। सेकंड नंबर पर PTI 2002 में MMA के प्लेटफॉर्म से आप लोग जीते और MQM को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ था। मगर उसके बाद 2008, 2013, 2018 जमात इस्लामी की कारकर्दगी बहुत बुरी रही, कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात में भी। यहाँ तक कि 2013 के मुकाबले में 2018 में MQM ने बहुत ज़्यादा लूज़ किया, तो 14 सीटें ले गई तहरीक इंसाफ। प्रोविंशियल असम्बली में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ले गई तहरीक इंसाफ। जो MQM का डाउनफॉल था वो भी राइज नहीं बना जमात इस्लामी का। तो अब कैसे आपको मिलेगी सीटें, किसी और को नहीं मिल रही होंगी?
हाँ, ये अहम बात है, लेकिन इसी दौरान में 2015 का बल्दियाती इंतखाब भी हुआ था, और वो बल्दियाती इंतखाब तो हमने तकरीबन तहरीक इंसाफ के साथ एक लार्जर स्केल के ऊपर, आपको याद होगा कि एडजस्टमेंट से लड़ा था, उसमें भी हम बहुत बुरी तरह हार गए थे। ये तो जमात इस्लामी का जो रिवाइवल हुआ है वो सिर्फ एक इंतखाबी रिवाइवल नहीं है, बल्कि हमने एफर्ट की है, लोगों के साथ कनेक्ट किया है, लोगों ने समझा है कि शहर के इशूज को जमात इस्लामी एड्रेस कर सकती है। मैं नेशनल सिनेरियो की अहमियत को समझता हूँ, लेकिन कराची शहर में लोगों को ये बात पता है कि अगर किसी ऐसी पार्टी को वोट नहीं दिया या उसको एक भारी मैंडेट नहीं दिया जो वाकई कराची का मुकदमा इस्लामाबाद और सिंध असेंबली में लड़ सके, हुकूमत में जाकर या हुकूमत के अलावा, तो मैं समझता हूं कि उसके नतीजे में कराची फिर सफर करेगा। इसलिए कि एमक्यूएम को जब जब वोट मिला तो वो सारा वोट कभी किसी वडेरे के कदमों में जाकर गिर गया या अपनी हुकूमतों के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया, कराची को कुछ भी नहीं मिला। अब ये जो नून लीग के साथ आज मिले हैं, इन्होंने कहा कि हम प्रोजेक्ट, अरे भाई आप तो 16 साल उनके साथ हुकूमत में थे, आपने तो ग्रीन लाइन भी कंप्लीट नहीं करवाई, K4 मंसूबा आगे नहीं बढ़वाया, KCR पे कोई काम नहीं किया, मर्दमशुमारी में हम 101 करोड़ 60 लाख थे, सिर्फ ग्रोथ रेट पे 1 करोड़ 95 हो जाते, तो आप कहते हैं हमने 60 लाख बाजियाब करा लिए, हम तो 3.5 करोड़ हैं, और हाफिज साहब यहाँ से कौमी की और 17 सूबाई की सीटें यहाँ पर पीपल्स पार्टी का आर्गुमेंट इन होता है, और वो भी यही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, मगर फिर साथ में वो एक बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई आपने ये सब देख लिया, अब जब मेयर हमारा होगा, सिंध में हुकूमत भी हमारी होगी, तो कौन सी जमात है जो कराची के मसले हल कर सकती है और जिसे वोट पड़ना चाहिए। अब कराची के अवाम को बार बार डसा गया है, काम नहीं होते इस अवाम के, कि जी फलां का इख्तियार नहीं है, फलां के पास इख्तियार नहीं है, मेयर है तो उसको इख्तियार नहीं है, कभी कहीं किसी की हुकूमत कहीं किसी की। तो पीपल्स पार्टी अब यही सेल कर रही है कि फिर आप हमें जितवाइए, हमारा ही मेयर, हमारी सिंध हुकूमत, हम ही डिलीवर आपको करके देंगे। तो आपकी क्या सेलिंग पिच है? अच्छा, आपको याद होगा जब बल्दियाती इलेक्शन हो रहा था तो पीपल्स पार्टी यही आर्गुमेंट दे रही थी कि देखें सिंध हुकूमत हमारी है, विफाक में हम होंगे और हैं, तो अगर आप मेयर हमारा नहीं लाएंगे तो उसके नतीजे में काम नहीं होगा। अब तो सारी चीजें पीपल्स पार्टी ने एंजॉय कर ली। देखें उसके बावजूद लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट तो नहीं डाले थे ना, सब जानते हैं इस बात को। बच्चा कहता है कि भाई कराची में के मेयर जैसे इंतखाब कराने तो फिर शफाफ इंतखाब कैसे होगा। चंद सीटों के अलावा वोट के लिहाज से सीटें तो हासिल की ना, हमसे वो इतनी ज्यादा सीटें हासिल की। अगर आपकी जो डिस्प्यूटेड आप सीटें कहते थे उसके अलावा भी सीटें तो बहुत ज्यादा ली जो कि पीपल्स पार्टी तवक्को नहीं कर सकती थी या लोग नहीं तवक्को कर सकते थे कि वो कराची में लेगी। यकीनन ऐसा है, लेकिन आप जरा सा देखें ना तो आपको पता चलेगा कि जो पीपल्स, ज़ाहिर इसमें हल्का बंदियों का बड़ा गेम था। जो पीपल्स पार्टी सीटें जीती हैं उसका एवरेज 15 से 18 हज़ार वोटर का है, जो जमात इस्लामी सीटें जीती है उसका एवरेज 45 हज़ार वोट का है। मैं बिल्कुल गारंटी से ये बात आपको कह रहा हूँ। उसके बावजूद चूंकि ये इलेक्शन करा ही नहीं रहे थे तो हमने इसको कहा कि हम फिर भी लड़ेंगे, फिर भी हमारी सीटें ज़्यादा थी, लेकिन वो आपको पता है किस तरह से छीनते चले गए, पूरी कहानी है ये तो। और फिर जब भी पूरा नहीं पड़ा और मेयर का इंतखाब हुआ और उसमें अलायंसेज हुए, उन्होंने नून लीग और JUI से मिले, हम PTI से मिले, तो 30 बंदे ही गायब हो गए और 192 हार गया, 173 जीत गया। तो इसलिए ये तो जो भी है, देखें पीपल्स पार्टी एक हकीकत है, मैं मानता हूं उनकी अपनी कुछ पॉकेट्स हैं, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, वक्त बदल रहा है। अभी ज़िमनी इंतखाब में कुछ सीटें इन्होंने सिक्योर की हैं, लेकिन वो तो ज़ाहिर है मेयर की पोजीशन पर रहते हुए कोड ऑफ कंडक्ट के वाज़ेह खिलाफ वर्जी कर दी, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि मेयर, डिप्टी मेयर, मुंतखब, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन किसी इंतखाब में कैंपेन नहीं कर सकता, लेकिन सिटिंग मेयर अपने हल्के में लड़ रहा है, उसको तो छोड़ें आप। लेकिन अभी गडाप में एक वार्ड पे इंतखाब हुआ, उस पे उनके वोट थे पीपल्स पार्टी के 3100, हमारे 400। कल जो हुआ है वो 1500 पे पहुंच गए और हमने 1300 ले लिया, हम सिर्फ 200 वोट से आ रहे हैं। हमने मेमन गोट में अपने वोट डबल से ज्यादा कर दिए, यानी सिंधी बलोच अवाम में भी हमारी पेनिट्रेशन बढ़ रही है। और अल्लाह ने, और फिर 2 सीटें हमने जीती ली जो हमारी पहले जीती हुई थी, PIB की और जो हमारे पास रिजविया की थी, गोली मार की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी यहाँ पर बहुत साउंड पोजीशन में है, हम मेहनत कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम हर इशू के ऊपर खड़े हुए हैं, हम यूथ से कनेक्ट कर रहे हैं। सबसे अहम बात है कराची में कि इस वक्त यूथफुल कोई पार्टी अगर है तो वो जमात इस्लामी है। हम उनके प्रोजेक्ट्स लेकर चल रहे हैं, हम उनको पढ़ा रहे हैं, हम उनके तमाम जो सेंटिमेंट्स हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम हैं मौजूद, और ये सब भी मिल जाएं तो अब वो जमाना गुजर गया 18 का और 13 का और सबका। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी जीतेगी और एक बड़ा मैंडेट होगा तो इस शहर का कोई वाली वारिस तो होगा, वरना कौन पूछता है, लोग सौदेबाजी कर लेते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है हमें। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में आज अहम समाअत हुई। आज FIA ने ट्रायल कोर्ट में गवाहों को बयानात कलम बंद करवाने के लिए पेश किया, जबकि आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जानिब से साइफर केस, तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। सबसे पहले बात करते हैं अडियाला जेल में होने वाले साइफर केस के ट्रायल की। FIA प्रोसिक्यूटर्स ने आज
3 गवाहों को अदालत के सामने पेश किया और जराये के मुताबिक ये गवाह साइफर को डी कोड करके आगे भेजने वाले दफ्तर खारजा के 3 एहलकार थे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान दौरान समाअत 1:30 बजे फैमिली से मुलाकात के लिए चले गए, जबकि आज शाह महमूद कुरैशी के वकला ने 2 दरख्वास्तें दायर की। शाह महमूद कुरैशी ने काबीना इजलास के मिनट मांगे जिसमें साइफर पर शिकायत दायर करने का फैसला हुआ था। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि काबीना डिवीजन ने बताया है कि साइफर से मुताल्लिक मीटिंग मिनट्स खुफिया हैं। जज अब्दुल हसनात ने भी रिमार्क दिए कि मीटिंग मिनट्स खुफिया होने की वजह से नहीं दिए जा सकते। इस पर उनके वकील ने कहा कि साइफर, इसके कवानीन और काबीना मीटिंग मिनट्स सब खुफिया हैं, लेकिन ट्रायल चल रहा है। जराये के मुताबिक 9 से 10:30 और 11 से 12 बजे तक वकला की चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई। केस की समाअत 10:30 बजे शुरू हुई। वकला ने कहा कि मुलाकात में कागज पेंसिल की इजाजत नहीं दी गई। एतराज पर जज अब्दुल हसनात ने वकला को दोबारा चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की इजाजत दी और आज की ये समाअत 3 घंटों तक जारी रही। अब इस केस की अगली समाअत 10 नवंबर को होगी, जहां FIA 3 मजीद गवाह अदालत के सामने पेश करेगी। समाअत के बाद इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि FIA पर बहुत बोझ है। वजारत खारजा के 3 गवाहों को पेश किया गया। लग रहा है कि साइफर का ट्रायल बहुत तेजी और जल्दबाजी से किया जा रहा है। गवाहान पर और प्रोसिक्यूटर्स पर बहुत दबाव है। दबाव में आज बयान दिए गए। आज एक तरफ जहां अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत चल रही थी, तो वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस में जेल ट्रायल रोकने और साइफर केस में जज की तैनाती का फैसला कलअदम करार देने की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत भी हुई। इस केस की समाअत जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत ने की। समाअत के दौरान जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि अगर जनरल पब्लिक जेल के ट्रायल को देखना चाहती है तो क्या उनके दाखिले पर पाबंदी है। एक जेल विजिट के दौरान हमने देखा था कि वहां एक हॉल भी है। इस पर सलमान अकबर राजा ने कहा कि साइफर केस जेल ट्रायल में मीडिया, फैमिली और अवाम को समाअत देखने की इजाजत होनी चाहिए। सब देखेंगे कि इस केस में जुर्म मौजूद ही नहीं है। साइफर का मतन पब्लिक करने का इल्जाम है और साइफर की कॉपी चलान का हिस्सा ही नहीं है। 70 साल पहले जो होता रहा वही कुछ आज भी हो रहा है। हमें अब इस सब को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। इस पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अब टेक्नोलॉजी का दौर है, वक्त बदल चुका है। सलमान अकरम राजा ने साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दलाइल देते हुए कहा कि जेल ट्रायल की महज एक वजह चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सिक्योरिटी को करार दिया गया। महज सिक्योरिटी की वजह बनाकर जेल ट्रायल नहीं किया जा सकता। समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सलमान अकरम राजा से बेंच पर एतराज के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें बेंच पर मुकम्मल एतमाद है। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उनसे कहा कि आप अपने मौकिल से हिदायत लेकर अदालत को आगाह कर दें। अगर आपको इस अदालत पर एतमाद नहीं तो भी हमें बता दें। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमें इस अदालत पर मुकम्मल एतमाद है। समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि वजारत कानून ने तो जेल ट्रायल का NOC जारी किया था। ट्रायल जेल में चलाने से मुताल्लिक इजाजत देने का इख्तियार किसके पास है। इस पर सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि वजारत कानून ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जेल ट्रायल के लिए खत लिखा। चेयरमैन पीटीआई को इस दौरान अटक से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। समाअत के दौरान जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि ये अदालत चाहती है कि इस केस का फैसला जल्द कर दिया जाए। इस पर सलमान अकरम राजा ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी कर दे। अदालत ने उनकी इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल को सुन लें, अभी हुक्म इम्तना जारी नहीं करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने अदालत की ऑब्जर्वेशंस और आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुन लिए हैं। अटॉर्नी जनरल साहिब, गैर मुनासिब अंदाज में ट्रायल आगे ना बढ़ाया जाए। इस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि मैं यकीनी बनाऊंगा कि मुल्ज़िम के हुकूक मुतासिर ना हो। इस पर जस्टिस गुल हसन ने कहा कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। ये कहते हुए अदालत ने इस केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही इमरान खान की तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला और इस केस में जज की तैनाती का फैसला कलअदम करार देने की अपील और तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इन दोनों दरख्वास्तों की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने की। अदालत ने इमरान खान की जानिब से तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का मुकम्मल फैसला मुअत्तिल करने की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। तोशाखाना केस में नैब तहकीकात और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत बहाली की दरख्वास्त पर अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से नैब ऑर्डिनेंस 1999 और इसमें अब तक की तरामीम की कॉपी तलब कर ली और कहा कि वजारत कानून के मजाज अफसर आइंदा मंगल को अदालत के सामने पेश हो। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। गजा में 10,000 से ज़ायद अमवात और तकरीबन 26,000 लोगों को जख्मी करने के बाद अब इसराइल एक और कदम आगे बढ़ गया है और गजा पर दोबारा कब्जे का इशारा दे दिया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि जंग खत्म होने के बाद इसराइल गजा से वापस नहीं जाएगा बल्कि वो गजा की सिक्योरिटी का इंतजाम संभाल लेगा। इसराइल ना सिर्फ अपने अहदाफ हासिल करने की कोशिश कर रहा है बल्कि किसी भी सूरत किसी की भी बात नहीं सुन रहा है। यहाँ तक कि वो अमरीकी तजावीज़ को भी मुस्तरद कर रहा है और बज़ाहिर अमरीका बेबस नजर आ रहा है। मगर सिर्फ यही नहीं, अमरीका को दुनिया भर में और ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता में भी गजा की सूरत हाल से मुताल्लिक सख्त दबाव का सामना है और कोई भी मुल्क अमरीकी तजावीज़ को नहीं मान रहा है। मगर अमरीका साथ ही इसराइल को भरपूर इमदाद भी दे रहा है।
गुज़िश्ता 4 दिन तक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन मशरिक़ वस्ता और तुर्की के दौरे पर थे, लेकिन उनके दौरे को नाकाम करार दिया जा रहा है क्योंकि वो इन ममालिक से जंग में वक्फे की अमरीकी तजवीज़ पर हिमायत मांग रहे थे, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और सब ने मुकम्मल जंग बंदी का मुतालबा किया। दूसरी तरफ ईरान मुसलसल अमरीका और इसराइल को खबरदार कर रहा है और ख़ित्ते में जंग के फैलाव के खदशात जाहिर कर रहा है, मगर ये तज्ज़िये हो रहे हैं कि अभी तक खुद ईरान ने भी एक मोहतात हिकमत अमली अपनाई हुई है जो जाहिर करती है कि ईरान या उसकी हिमायत याफ्ता तंजीमें इस जंग का हिस्सा मुकम्मल तौर पर नहीं बनना चाहती हैं, मगर महदूद हमलों के जरिए अमरीका और इसराइल पर दबाव बरकरार रखना चाहती हैं। जुम्मे को हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की तकरीर को इस हवाले से अहम इशारा समझा जा रहा है क्योंकि उनकी तकरीर पर पूरी दुनिया की नज़रें थी और खदशात थे कि हसन नसरुल्लाह इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर देंगे, लेकिन उन्होंने काफ़ी मोहतात अंदाज में हिजबुल्लाह को इस तनाज़े में मुकम्मल तौर पर उलझाने से बाहर रखा और जंग में मुकम्मल शमूलियत का ऐलान नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास ने जो हमला किया वो मुकम्मल तौर पर हमास का अपना ऑपरेशन था जिससे ईरान और हिजबुल्लाह का कोई ताल्लुक नहीं है। इस सूरत हाल के हवाले से अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने भी एक आर्टिकल शाया किया है जिसमें ईरान की मोहतात हिकमत अमली पर तबसरा किया गया है। आर्टिकल में लिखा है कि ईरान के तमाम आयतुल्लाह कम अज़ कम बयानात की हद तक इसराइल की तबाही चाहते हैं क्योंकि यरूशलेम में इस्लाम की तीसरी सबसे मुक़द्दस जगह यानी मस्जिद अक्सा है जो यहूदियों के लिए भी मुक़द्दस है। ईरान ये भी समझता है कि इसराइल खित्ते में उसका सबसे बड़ा फौजी दुश्मन है, लेकिन ईरान की तरफ से इसराइल के खिलाफ मुकम्मल जंग छेड़ने का इम्कान नहीं है, ऐसी जंग जो अमेरिका को भी शामिल कर सकती है। हिजबुल्लाह की तरफ से जंग में फैलाव के किसी भी फैसले को ईरान की इजाज़त दरकार होगी और इस वक्त तेहरान और उसकी प्रॉक्सीज शाम, लबनान, यमन और इराक में इसराइल और अमरीकी फोर्सेस पर हमलों के जरिए दबाव डालकर रखना चाहती हैं, लेकिन जंग को फैलने नहीं देना चाहती हैं। आर्टिकल के मुताबिक लगता है कि ना ईरान और ना ही हिजबुल्लाह के पास इस हवाले से कोई प्लान था कि गुज़िश्ता महीने इसराइल में हमास के ऑपरेशन के बाद आगे क्या करना है। ताहम ये मुमकिन है कि ईरान और हिजबुल्लाह को ये तो अंदाज़ा हो कि हमास कुछ प्लानिंग कर रही थी, लेकिन उन्हें इस प्लानिंग की शिद्दत और वुसअत का अंदाज़ा ना हो जो 7 अक्टूबर को दुनिया ने देखा। खुद अमरीकी इंटेलिजेंस के ज़राए भी कह रहे हैं कि हमास के हमलों से सीनियर ईरानी अहलकार हैरान नजर आए। आर्टिकल के मुताबिक जुम्मे को हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह ने गजा में जंग से मुताल्लिक पहली दफ़ा लेबनान में अवाम से खिताब किया। हसन नसरुल्लाह ने इस बात पर जोर दिया कि हिजबुल्लाह और ईरान का 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के ऑपरेशन से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि हमास का इसराइल पर हमला 100% फ़लस्तीनी ऑपरेशन था, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स में भी सामने आया था। इस आर्टिकल के तनाजुर में एक अहम पहलू यह है कि पहले अमरीकी मीडिया और इसराइली इल्ज़ाम लगा रहे थे कि हमास के हमलों में ईरान बराह रास्त मुलविस है। ईरान की माली और अस्करी मदद के बगैर हमास का इतना बड़ा हमला मुमकिन नहीं था, मगर शुरू दिन से अमरीकी हुकाम की जानिब से मोहतात रवैया अख्तियार किया गया था और वो ईरान पर इल्ज़ाम लगाने से गुरेज कर रहे थे। और अब लगता है कि अमरीकी मीडिया भी अमरीकी हुकूमत के मौक़िफ़ की तायद करने लगा है, लेकिन साथ ही अमरीकी मीडिया ईरान ख़ास तौर पर हिजबुल्लाह के मोहतात रवैये की भी निशानदेही कर रहा है। लेकिन यह भी हकीकत है कि ईरान ही इस वक्त बाकी तमाम अरब ममालिक से ज़्यादा मुतहर्रिक है और अमरीका और इसराइल पर दबाव बढ़ा रहा है, जबकि हिजबुल्लाह भी जंग में मुकम्मल तौर पर शामिल हुए बगैर इसराइल के लिए खतरा बनी हुई है। 7 अक्टूबर के बाद से ही हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस की झड़पें जारी हैं और रोज़ाना एक दूसरे की तरफ दर्जनों रॉकेट्स और मिसाइल दागे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के 60 से ज़ायद जंगजू इस जंग में मारे भी गए हैं और इसराइली फोर्सेस को भी काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है, लेकिन जंग के फैलाव और दुनिया के दबाव के खदशात के बावजूद इसराइल गजा में तबाही मचा रहा है। गजा के दफ्तर इतलात के मुताबिक अस्पतालों में हर घंटे में तकरीबन 15 शहीदों को लाया जा रहा है और हर मिनट पे तकरीबन 1 जख्मी को लाया जा रहा है। औसतन हर घंटे में 6 बच्चे और 5 खवातीन शहीद हो रही हैं। गजा की तकरीबन 70% आबादी बेघर हो गई है। गजा पर बमबारी में इसराइल ने तकरीबन 30,000 टन बारूदी मवाद इस्तेमाल किया है। गजा की 50% इमारतें तबाह हो चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में पनाह गज़ीन कैंप्स में मुक़ीम कम अज़ कम 600 अफराद एक टॉयलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हिफ़्ज़ान सेहत के संगीन मसाइल जन्म ले रहे हैं। इसके अलावा आज हमास ने बयान जारी किया कि वो 12 गैर मुल्की अर्गवालियों को रिहा करना चाहती है, लेकिन गजा में इसराइली फोर्सेस की बमबारी और ज़मीनी कार्रवाइयाँ रुकावट बनी हुई हैं। इला दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।